नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार फिर एक बार एक्शन में है। इस बार एक्शन है किसानों की भलाई या कहें कि किसान कानूनों को लेकर। किसान कानून जो कि अब आज राज्यसभा में जिन पर चर्चा चल रही है और शाम तक वोटिंग होने वाली है, उसके बारे में चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों से बोले गए आज तक के सबसे बड़े झूठ की। ये कहा जाता है कि किसानों से सरकार कोई टैक्स नहीं लेती, जबकि असलियत यह है कि अगर कोई व्यापारी या कोई सरकारी कर्मचारी 5 लाख तक की आय अपनी दर्शाता है या कहता है कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए, तो उस पर सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेती है, जीरो उसका इनकम टैक्स होता है। लेकिन अगर किसी किसान ने 100 रुपए की भी उपज लेकर किसी मंडी में पहुंचता है, तो गुजरात में 0.6 से लेकर पंजाब में 6% तक उस पर टैक्स लगाया जाता है। अगर एक अनुमान के मुताबिक मैं एक क्विंटल सोयाबीन की बात करूं तो उस पर 240 रुपए सरकार टैक्स ले लेती है। पूरे देश में अगर इस टैक्स को कैलकुलेट किया जाए तो ये करोड़ों अरबों रुपए होता है, और जो किसानों से उसकी उपज की शुरुआत से लिया जाता है। बात मंडी टैक्स की है तो आइए बात करते हैं मंडियों की। मंडियों की अवधारणा भारत में कोई नई तो बिल्कुल नहीं है। मंडियाँ पहले भी होती थी। राजाओं के ज़माने में मंडियाँ सिर्फ व्यापारियों के लिए होती थी। किसानों की उपज किसान जहाँ चाहे बेच सकते थे, उनके लिए मंडियों तक पहुँचना जरूरी नहीं था। आधुनिक भारत में अगर मंडी की बात की जाए तो मंडियाँ जब अवधारणा में आई तो सबसे पहले मंडी जो अवधारणा में आई थी उसका कारण था अंग्रेजों द्वारा 1887 में लाया गया बियर, कॉटन एंड ग्रेन एक्ट। वो इसलिए लाया गया था कि मैनचेस्टर में उस समय जो कपड़े की मिलें चलती थी उनमें लगातार और सस्ता कॉटन मुहैया कराया जा सके। जाहिर सी बात है, अंग्रेज किसानों की भलाई के लिए एक्ट नहीं लाए थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वो अपनी कॉटन मिलों में लगातार और सस्ता कॉटन जो किसानों की कीमत पे यहाँ से भारत से ले जाया जाता था वो मुहैया कराना चाहते थे। बात मंडियों की ही चल रही है तो आइए बात करते हैं आधुनिक मंडियों और उनके काम करने के तरीके पर। आधुनिक मंडियाँ कैसे काम करती हैं, इसका एक उदाहरण ये है कि अगर मेरा खेत किसी सोयाबीन के प्लांट के पास में उपस्थित है और मैं अपना सोयाबीन उस प्लांट को सीधे बेचना चाहता हूं जो कि मेरे खेत के पड़ोस में है, तो मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे अपना सोयाबीन लेकर मंडी में जाना होगा, जहां पर व्यापारी उस पर मुनाफा कमाएंगे। सरकार उस पर मुझसे करीब 6% टैक्स ले लेगी। उसके बाद वो दलाल के पास पहुंचेगा, उसके बाद आड़तिये के पास पहुंचेगा, उसके बाद वो किसी बिचौलिए के पास पहुंचेगा और हर कोई उस पर 100-200 रुपए कमाएगा और मुझसे लिया गया सोयाबीन लगभग दुगने भाव पर मेरे पड़ोस में स्थित सोयाबीन प्लांट के मालिक को दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सन 1960 के आसपास लाया गया कृषि उपज मंडी समिति एक्ट उस जगह से काफ़ी दूर पहुंच चुका है जिन उद्देश्यों को लेकर उसको लाया गया था। लगभग 60 साल पुराने इस कानून की कमियों को दूर करने के लिए जो मोदी सरकार जो सबसे पहला कानून लाई है उसका नाम है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। इस विधेयक के अनुसार किसानों को उनकी उपज किसी भी मंडी में या किसी भी स्तर पर किसी भी क्षेत्र में ले जाकर बेचने की अनुमति होगी। सीधे शब्दों में आप कल्पना कीजिए कि अगर आप किसी कस्बे में अपनी उपज लेकर बेचने के लिए लेकर पहुंचते हैं, उसमें अगर 2 मंडियां हों तो जिनमें अलग अलग व्यापारी आपकी उपज खरीदने के लिए बैठे हों, तो आपको आपकी उपज का सही दाम मिलेगा या गलत दाम मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि कंपटीशन हर जगह ग्राहक को फ़ायदा पहुंचाती है। तो आप खुद समझिए कि आप उस मंडियों के ग्राहक हैं तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौते का। ये ऐसा बिल है जो किसान और किसी कंपनी या व्यापारी के बीच में होने वाले करार के रेगुलेशन के लिए बनाया गया है। मतलब किसान
फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी या कंपनी से उसकी शर्तें तय कर सकेगा, और शर्तें कौन सी फसल बोई जाए, उसमें कितनी खाद डाली जाए, या कब पानी दिया जाए या कब नहीं दिया जाए, इन सब शर्तों पे किसान पहले से एग्रीमेंट कर लेगा। और फसल उगाने में जो भी हानि या नुकसान होने की संभावना रहेगी वो किसान से हटकर उस व्यापारी या कंपनी पे आ जाएगी जो कि किसान से समझौता कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बिल किसान को प्रकृति से या बारिश से या गर्मी से या अवर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, या उसका नुकसान होने का जो कारण है उनको किसी कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम में बदलाव। इस कानून में बदलाव के द्वारा सरकार कुछ आवश्यक चीज़ों की लिस्टिंग को अपने हाथ में लेना चाहती है, जिनसे समय समय पर वो आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में बदलाव कर सके। कुल मिलाकर जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड है, इन कानूनों को लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाना या सरकार की नीयत को गलत समझना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार या कृषि मंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि सरकार ना तो मंडियों को बंद करने वाली है, ना ही समर्थन मूल्य को वापस लेने का सरकार का कोई प्लान है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद आकर ये एश्योरेंस दे चुके हैं कि सरकार समर्थन मूल्य की व्यवस्था को वापस नहीं लेने वाली है। कुछ लोगों को ये डर है कि इस सब से बनी बनाई मंडियों की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन आने वाला भविष्य ये तय करेगा कि सरकारी मंडियों के सामने लाया गया यह कंपटीशन या किसानों को राहत देने की ये कोशिश कितनी कारगर होगी। अभी तक सरकार की मंशा पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रेरित दिखाई देता है।